मॉर्निंग 11th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 11th में इस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम लोग आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को एक किसी भी पार्टिकल का एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल माना गया था कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो इसकी जो ऑर्बिट्स में जो इसकी व्यवस्था होती है, जो इसकी अरेंजमेंट होती है, उसकी स्टडी करने के लिए हम लोगों को मैटर पर लाइट का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, क्या उनके बीच में संबंध होता है, इन सब स्टडी करने की आवश्यकता है। इसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी, विस्तृत में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी कारण आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Most of our information about the arrangement of the electron in the atom has come from the study of the interaction of the matter with the light। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में वो मैटर और लाइट का किस प्रकार से इंट्रैक्शन है उससे आती हैं। As to understand these interaction, it is necessary to know about the properties of the electromagnetic light। तो इसके लिए हमें आवश्यक है जो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके बारे में प्रॉपर हमको जानकारी हो, प्रॉपर उसके बारे में मालूमात हो। तो चलिए आज हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रकार से जो लाइट की जो प्रोपेगेशन है, इस प्रकार से ये पाथ है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक प्रकार से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका जिसके कारण डेवलप हुआ ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स अप्स एंड डाउन और वाइब्रेट कंटिन्यूसली, energy in the form of waves is transmitted by the vibrating object to the distant place। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे डाउन करता है अर्थात वो वाइब्रेट करता है लगातार, तो उससे एक प्रकार से एनर्जी फॉर्म होती है जिसको हम जिस प्रकार से एनर्जी फॉर्म होती है वो वेव की अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपेगेट करती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन अ स्टिल वाटर पॉन्ड एंड अ डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस एट प्लेस वेयर द स्टोन स्ट्राइक द वाटर। जब हम लोग जैसे हम देखें कि किसी शांत तालाब में, अगर किसी हम तालाब में शांत तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो अचानक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार से जहाँ जिस हिस्से पर पत्थर का टुकड़ा गिरता है वहाँ पर एक प्रकार से हलचल होती है और ये जो हलचल होती है वो आगे बढ़ बढ़ के आगे प्रोपेगेट करके पूरे तालाब में फैलने का काम करती है, पूरे तालाब में प्रोपेगेट करने का काम करती है। तो दिस डिस्टर्बेंस एडवांस टुवर्ड्स द सेम फोर्स ऑफ द रीच एज ऑफ द पॉन्ड्स, सच डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो इस प्रकार की जो डिस्टर्बेंस होता है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। द मैकेनिकल वेव्स ट्रांसमिट ओनली इन मैटरनल मीडियम। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो केवल पदार्थ के जो माध्यम होता है वो मेटेरियल मीडियम जो होता है उसमें ही प्रोपेगेट कर सकती हैं। बिसाइड द मैकेनिकल वेव्स देयर आर वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। अब मैकेनिकल वेव्स के प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई मैटर की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसी मैटर भी होती हैं जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो
तो इस प्रकार की जो वेव्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव, विजुअल लाइट, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज एसेट्रा आर द वेरियस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस प्रकार से अगर हम उदाहरण की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो उदाहरण हैं वो रेडियो वेव होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, विजुअल लाइट होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरली बाय ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो होता है इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है, उस ट्रांसमिशन के लिए एक कोई ये मान के चले कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करता है जिसके कारण ये प्रोपेगेशन होती है। दीज रेडिएशन और वेव्स आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। और इन जो चार्ज पार्टिकल के कारण जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, इनके चारों तरफ एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड और कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो फॉलोइंग आर द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर 1 इनके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1, these consist of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक परपेंडिकुलर वे में एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं कि ये मूव करता है, ऑसिलेट करता है। इन विच ट्रेवलिंग, जैसे मैं कहूँ कि अभी मैं बताता हूँ कि ये एक प्रकार से अगर ये मैं कहूँ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यहाँ ये मान के चलिए आपका क्या होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट साइड में ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसके। और ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन के इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी एरिया में उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट। नंबर 2 देखते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स ट्रेवल इन सेम वेलोसिटी। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, जो वेव्स होता हैं, वो सेम वेलोसिटी से ही चलती हैं। अर्थात जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3.8 ही निश्चित होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मैटेरियल मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें किसी भी प्रकार से किसी मीडियम की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी मटेरियल की। जैसे साउंड वेव्स जो होती हैं वो ध्वनि के माध्यम से होती हैं। और मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, रे फ्रॉम द सन रीच थ्रू द स्पेस विद द नॉन मटेरियल मीडियम। तो जो सूर्य से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो नॉन मटेरियल मीडियम से पूरे यूनिवर्स में पहुंचने का काम करती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वेव इज़ always characteristic of the following characters. Number 1, wavelength. The distance between two nearest
distance between the two nearest through is called its wavelength. It is denoted by lambda. It wavelength is denoted by, इस प्रकार से हम उल्टी y बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेमडा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एन मेज़र इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में भी मेज़र की जाती है, एन एंगस्ट्रॉम में भी, और माइक्रोमीटर में भी, और नैनोमीटर में भी। लैम्डा इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। तो जो दो उभार होते हैं, दो उभारों के बीच की जो आपकी एम्पलीट्यूड की जो उभार होते हैं, जब कोई रे जो होती है वो प्रोपेगेट करती है वेव, तो वहाँ पर जो दो क्रेस्ट होते हैं, क्रेस्ट की जो डिस्टेंस होते हैं दो क्रेस्ट के बीच की, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रू, टू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द और टू डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वेवलेंथ है, अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पे एक कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है, वाइब्रेटिंग सोर्स से ये एक हमारी ये लाइन है प्रोपेगेट करने की। तो यहाँ पे एक प्रकार से उभार या क्रिस्ट जो बनते हैं, इस प्रकार से लाइन के इधर उधर ये ऑसिलेट करती है। तो कंसेक्यूटिव ये उभारों की दो उभारों के बीच की जो दूरी, जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, या क्या कहते हैं, वेवलेंथ। उम्मीद है दो ऑसिलेशन के जो ये उभार होते हैं क्रेस्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम लैम्डा कहते हैं, और जो लैम्डा होती है उसको हम माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर आदि में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। तो ये इनकी मेजरिंग वैल्यू दे रखी है बच्चों। एक एंगस्ट्रॉम बराबर आप लोग पहले ही जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते उनकी ये वैल्यू देखें। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 10⁻4 माइक्रोमीटर, और 10⁻7 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से इनकी गणनाएं या कैलकुलेशन कर ली जाती हैं। नंबर 2 हम बच्चों देखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये किसी भी वेव की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इट इज़ डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल वी, जिसको हम न्यू भी कहते हैं। इट इज़ ए वी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वी, और जो वी छोटी आकार की होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यू। क्या कहते हैं बच्चों, न्यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू द अ पॉइंट। एक किसी पॉइंट से जितनी वेव्स 1 सेकंड में पास होती हैं, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी भी पॉइंट से जितने नंबर्स ऑफ वेव्स पास होती हैं 1 सेकंड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल वी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको कहते हैं न्यू। तो न्यू शब्द से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो टर्म्स ऑफ द पर सेकंड, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइकिल और वेव्स पर सेकंड। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि साइकिल पर सेकंड या वेव पर सेकंड, और इसको हम लोग हर्ट्ज़ इसकी यूनिट होती है। वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यू है, न्यू को हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं, न्यू को वैल्यू निकालने के लिए। तो लैम्डा एंड न्यू इज़ इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो जो आपका ये तो आपका लैम्डा वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन
1 सेकेंड। और अगर हम कहें वेलोसिटी आपकी c है, वेलोसिटी आपकी c है, तो v विल इक्वल्स टू c अपॉन, या न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा, वेयर c इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी होती है, तो c अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू न्यू। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी हम मान सकते हैं अपॉन लेमडा। चलिए एक और देखते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज ए डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड बाई वेव। जितना इट इज़ डिफाइंड एज अ, एक सेकंड के भीतर किसी वेव के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको इसकी वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल सी। इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन द सेम वेलोसिटी। अर्थात जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एक ही वेग से चलती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 सेकेंड। तो हमने अभी एक फार्मूले में इसमें देखा था प्रीवियस में, यहाँ पे आप डोट करो तो यहाँ पे हम लोग c इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू, अर्थात डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट सेकंड यहाँ पे हमने देखा था। तो इससे हम लोगों ने स्पीड अगर हम निकालना चाहें तो इससे पहले जो हमने फार्मूला लिखा था फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग लेमडा से निरूपित कर सकते हैं वेवलेंथ के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका v इंटू लेमडा। तो सभी जो वेव्स होती हैं सभी की वेव्स की स्पीड निश्चित होती है और ये लाइट की स्पीड के बराबर, अर्थात 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर और 3 इंटू 10⁻10 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और आपका 3 इंटू 10⁸8 आप सेंटीमीटर में मान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। जो वेव नंबर होता है वो आपका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ द वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में वेवलेंथ की संख्या। तो देखेंगे वेव नंबर इज कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर सेंटीमीटर टाइम इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू बार। और इसको हम जो वेव नंबर है, वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट कर सकते हैं, और ये न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा होता है। तो वेव नंबर को हम 1 अपॉन लेमडा से डिनोट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू बार। इट इज़ एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा को हम लोग सेंटीमीटर में डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। तो आगे चलें बच्चों। तो वेव नंबर के बाद में हम लोग देखेंगे बेटा एम्पलीट्यूड। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ of the through of the wave. It is denoted by letter A। तो हम लोग देखते हैं कि किसी वेव के दौरान कोई भी जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन की जो डेप्थ होती है, जो ऑसिलेशन की जो डेप्थ है, ये ऑसिलेशन की जो डेप्थ है, ये सपोज़ कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ को हम लोग ए कहेंगे। किसी भी रे की, फिर से आप देख सकते हैं, किसी भी रे की जो डेप्थ होगी, ये आपका इस प्रकार से, ये एक
कह सकते हैं यहाँ से जितने भी किसी का ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन की ये जो जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, ये जो ये एक मिड लाइन के कितनी इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है, ये इसकी जो लेंथ होगी इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, या इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ डेसीमीटर डिटरमाइंस बाय द इंटेंसिटी ऑफ द वेरिएशन। इसके माध्यम से, एम्पलीट्यूड के माध्यम से हमको किसी भी ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी की जानकारी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम इज़ टेकन बाय टू कंप्लीट वन साइकिल और वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए एक वाइब्रेशन जैसे ही सपोज कीजिए कि ये और यहाँ से यहाँ तक आने में एक आपका साइकिल पूरा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम टी समय कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैन बी डिनोटेड बाय टी इज इक्वल्स टू 1/v। तो हम लोग कह सकते हैं टी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, हम मान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम बच्चों बताते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को के रेडिएशन को इस प्रकार से हम अरेंज करें कि वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के घटते या बढ़ते हुए क्रम में है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुछ हम लोग देखते हैं कि ऐसी कुछ वेवलेंथ जिनके जो ऑर्डर हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ आपका रेडियो वेव्स और टेलीविज़न वेव्स। इसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज का। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो हम कहें बच्चों जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो आपकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात उसका उल्टा होता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम लोग देखते हैं ये क्रम देखते हैं। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज़ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग देखेंगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले लो एनर्जी में आपका कॉस्मिक रेज, नंबर 2 गामा रेज और आपका एक्स रेज, फिर आपका अल्ट्रावायलेट, विजुअल में आपका ये वेव आ जाता है, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर एफएम, इस प्रकार से, और फिर रेडियो वेव्स। तो ये आपका जो ऑर्डर है वो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अर्थात कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपकी रेडियो वेव्स। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, तो यहाँ पर आपकी वेवलेंथ सबसे कम कॉस्मिक रेज की होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो और टेलीविज़न की होगी। रेडियो और टेलीविज़न की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अर्थात सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की, फिर इनकी, फिर इसकी, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल में आपका वेव आ जाता है, फिर माइक्रोवेव, फिर एफएम, फिर टेलीविज़न। तो ये जो है ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी की, रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन को खूब अच्छे से समझा, सभी उसके जितने भी टर्म्स थे, जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ थी, सभी की स्टडी की। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। अगर बच्चों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आप लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद करें और इससे अपना लाभ उठा रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, जिससे हमें भी आगे एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है कि हम किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। धन्यवाद।